स्टूडेंट्स, रिकर्सिव ट्री मेथड को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल को और ले लिया है। इस एग्जांपल में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आइए इस एग्जांपल को समझते हैं। n इज गोइंग टू ब्रोक डाउन इन n by 4 टर्म्स और इसको 3 बार कॉल किया जाएगा। ये कुछ अनइवन सा एग्जांपल है क्योंकि इसमें कुछ भी लॉग लेकर के हम कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। आइए इसको देखते हैं कैसे। और ये सेम एग्जांपल कई बार एकेडमिक एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। इसका रिकर्सिव ट्री बनाते हैं किस तरह से। n इज डिवाइडेड इनटू 3 टर्म्स, क्योंकि 3 बार कॉल हो रहा है और हर बार n by 4 कॉल कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, n by 4 कॉल कर रहे हैं और इसकी कॉस्ट कितनी जा रही है इनिशियल लेवल पर, इसको ब्रेक डाउन करने में और वापस समराइज करने में n स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको कॉल करेंगे तो अब 3 बार कॉल किया जाएगा और इसको कॉल करेंगे। जब n वाली प्रॉब्लम n by 4 में ब्रेक डाउन होती है तो n by 4 वाली प्रॉब्लम n by 4 में ब्रेक डाउन होगी और ऑलरेडी 1 by 4 अंदर है तो दैट विल बी n by 16। तो हर एक टर्म की वैल्यू n by 16 आ जाएगी। ठीक है, दैट विल बी n by 16, n by 16 एंड n by 16। और इन तीन के लिए भी और इन तीनों के लिए भी वो n by 16 ही रहने वाली है। ठीक है, और हर एक टर्म 3 बार ब्रेक डाउन किया जाएगा। आइए इसकी कॉस्ट निकालते हैं। अब देखिए, जब हम इसको वापस से समराइज करते हैं तो इसका स्क्वायर लिखते हैं। तो जब हम सिंपल इसके बारे में बात करेंगे, इतने पोर्शन के बारे में, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर होगा यानी n by 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पहले वाला टर्म भी इसका स्क्वायर था, इस टर्म का स्क्वायर था, तो नाउ अब इसका स्क्वायर लिखा जाएगा। और ये तो एक की कॉस्ट हो गई है, तो बाकी 3 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दें इसकी। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3n स्क्वायर बाय 16। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर दिया और उस 3 के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दी n के साथ, तो ये इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं तो मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, इधर जगह नहीं है। ठीक है, तो n by 16 को जब हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो ये अब नेक्स्ट टर्म जो इसकी 3 बनेगी ये हो जाएगी n by 64, n by 64 एंड n by 64। ठीक है, तो अब इसमें जो कॉस्ट लगने वाली है वो कितनी कॉस्ट लगेगी, 1 की कॉस्ट लगने वाली है। अब इसका स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर लगेगा मीन n अपॉन 16 का स्क्वायर कितने टाइम, एक बार इसके लिए, 2, 3 और 6 बार यहां के लिए हो गया, तो कुल मिलाकर के 9 टाइम्स हम इसको लिखने वाले। तो इसको जरा हम सॉल्व कर देते हैं, कैसे लिखेंगे, n रेज टू द पावर n 9n स्क्वायर अपॉन और 16 का स्क्वायर। तो या तो आप इसको 256 भी लिख सकते हैं या इसको अभी 16 स्क्वायर लेने देंगे, क्योंकि यहां पर हमको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, हम इसको रेज टू द पावर 1 कर सकते हैं। ठीक है, इस पर एनालाइज करके, इस पैटर्न को एनालाइज करके हम नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं। नेक्स्ट टर्म को अगर हम देखें तो इसको हम फर्दर सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो दैट में बी रिटन एज 9 को हम लिख सकते हैं 3 और इस 16 को लिख सकते हैं 16, और ये जो दोनों का स्क्वायर आएगा इसको हम बाहर लिख सकते हैं और n स्क्वायर फिर बाहर आ गया। ठीक है, तो अब आप इसको अगर ऑब्जर्व करें तो इसको भी इस तरह से लिखा जा सकता है कि 3 अपॉन 16 और n स्क्वायर बाहर, और यहां पर तो n स्क्वायर बाहर था ही। तो अगर हम 3 अपॉन इसकी पावर अगर हम 1 ले लें, इसकी पावर 2 ले लें, तो इसकी पावर ऊपर 3 अपॉन 16 रेज टू द पावर 0 ले सकते हैं, तो इसका मतलब तो 1 हो गया। ठीक है, आई होप क्या समझ पाए। तो क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई है तो ये हो गया 1 डॉट n स्क्वायर। ओके, 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन 16 रेज टू द पावर 1 इंटू n स्क्वायर। ओके, 3 अपॉन 16 रेज टू द पावर 2। तो इसी पैटर्न पे जो हमारा नेक्स्ट टर्म बनेगा वो बन जाएगा 3 अपॉन 16 क्यूब n स्क्वायर। ऐसे ही फिर पावर 4 हो जाएगी, पावर 5 हो जाएगी, अप टू ये चलता जाएगा, अप टू इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस पैटर्न को बेसिकली सॉल्व करने के लिए मैं इस ट्री को हटा देता हूं और इस पैटर्न को देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ जो वैल्यूज आ रहे हैं दैट इज 3 अपॉन, तो हाँ ठीक है, 3 अपॉन 0। अब तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज ओनली n स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वैल्यू इज 3 अपॉन 16 1 n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 16 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 16 क्यूब n स्क्वायर अप टू ये चलता जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग बट दी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज। ठीक है, ये जीपी सीरीज आ गई है, तो इसको मोर प्रिसाइजली करने के लिए हम यहां पर n स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो n स्क्वायर जब हमारे पास यहां कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा 1 प्लस 3 अपॉन 16 प्लस 3 अपॉन 16 स्क्वायर प्लस
3/16 क्यूब प्लस अप टू ये चलता जाएगा। ठीक है, जब जो भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज होती है तो उसको हम लिख सकते हैं इफ दैट विल बी 1 प्लस आर रेज टू द पावर 1 या मींस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर 4 अप टू। ठीक है, और अगर आर की वैल्यू हमारी लेस देन टू 1 है तो इसको इस टर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम यहां पर देखें तो आर की वैल्यू क्या 1 से कम है? जी हाँ, 3/16 इज लेसर देन टू 1। ये तो पॉइंट में वैल्यू आने वाली है 0 पॉइंट समथिंग। ओके, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यानी अब हम इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन, माफ कीजिएगा, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है? दैट इज 3/16। ठीक है, बाहर तो एन स्क्वायर हमारा चल ही रहा है तो इस वैल्यू को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो दैट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस 3/16। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 13/16। 13/16 तो उसको फाइनल लिखा जा सकता है 16/13। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो पूरी की पूरी टर्म है ये लिखी जा सकती है एन स्क्वायर इंटू 16/13। ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है जिसको कि इग्नोर किया जा सकता है। फाइनली हमारे पास ये वाला जो आउटपुट बच जाएगा इसका, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं बिग ओ एन स्क्वायर। तो दिस विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन रिलेशन थ्रू दी रिकर्सिव मेथड। ठीक है, मींस थ्रू रिकर्सिव मेथड नहीं, इसको अगर हम किसी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से या मास्टर मेथड से भी करने जाएंगे तो इसका आंसर ये निकलेगा। बट रिकर्सिव मेथड के थ्रू हमने समझ लिया है कि इस तरह से हमने पैटर्न एनालाइज किया, उस पैटर्न के बेसिस पर हमने देखा कि ये तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज है और आर की वैल्यू अगर 1 से जो छोटी होती है तो उसको इस टर्म में रिप्रेजेंट करके हम लिख सकते हैं। और फाइनली ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई है तो कांस्टेंट टर्म में इन दोनों में तो लीडिंग टर्म हमारे पास एन स्क्वायर है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पे इसके आंसर को बना सकते हैं। तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस गिवन रिलेशन। आई होप कि आपको ये वाला पूरा एग्जाम्पल समझ में आया। थैंक यू सो मच।